जय हिंद दोस्तों, नालंदा आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज सीरीज 12 को जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज जो न्यूज़ है एक वो ये है कि गवर्नमेंट डिलेज रिलीज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा। तो गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा जो है उसको रिलीज करने में थोड़ा टाइम लगा रही है। राज्यसभा में ये इशू उठा, ठीक है। तो जरा देखें कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये क्या है, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है जी। और ये किसको मिलता है, ये डोनेशन देने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए जो है एक आपका बॉन्ड बनाया गया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसका नाम क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ना होता है और इलेक्शन लड़ने के लिए जो है उनको क्या चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है। तो फंड किससे लेते हैं, वो फंड जो है आम जनता से लेते हैं, इंडस्ट्रियल से लेते हैं, राइट। अलग अलग जो है मतलब इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन से जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है फंड लेती है, राइट। तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो है फंड कभी कैश में मिलता था, ब्लैक मनी मिलता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है कि ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए जो है इस बॉन्ड को लाया गया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो होते हैं ये इंटरेस्ट फ्री होते हैं, यानी कि अगर आप जनरली क्या होता है कि हम बॉन्ड परचेज करते हैं तो हमें उसमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ब्याज नहीं मिलता, ठीक है जी। जो भी इसका बेयरर होता है उसे जो है ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है जी। दूसरा क्या है, ये पैसा डोनेट करने के लिए मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता, ठीक है, कि किसने दिया ये नहीं पता चलेगा। जैसे डेमोक्रेसी में जो है सीक्रेट बैलेट होता है, तो वैसे ही ये थोड़ा सा इलेक्टोरल बॉन्ड भी जो है थोड़ा सा सीक्रेट होता है, ना इसमें देने वाले का नाम है ना लेने वाले का नाम है। तो देखिए ये काम कैसे करता है। तो जो भी नोटिफाइड बैंक जो है, जैसे कि अभी कौन सा है, एसबीआई, ठीक है, इसके लिए इंडिया में एसबीआई बैंक है। तो एसबीआई बैंक को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है बेचें, ठीक है। तो उनके ब्रांच से जो है, उनके ब्रांच या शाखा से जो है आप क्या कर सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। और जो डोनर जो है वो क्या करेगा, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने के लिए चेक या डिजिटल पेमेंट करेगा। ध्यान रखना इस बात का। तो नेक्स्ट क्या है कि जो डोनर जो होगा वो अपनी चॉइस की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में जो है वो बॉन्ड दे सकता है, राइट। और पार्टी क्या करेगी, पार्टी जो है उनका एक अपना अकाउंट होगा बॉन्ड, ठीक है। तो उस अकाउंट में ही बॉन्ड को जो है वो जमा करेगी। और ध्यान दें उस अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास होती है। ओके जी, क्लियर है। तो आई होप आपको ये पता लग गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के नेचर की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता, ठीक है। जो कैरी कर रहा है वही उसका मालिक है, ठीक है जी। दूसरा क्या है, ये आपका जो है प्रोमिसरी मतलब कि पी नोट्स या प्रोमिसरी नोट्स इसके के रूप में ये काम करता है। पी नोट्स क्या होता है कि भाई इसमें फिर वही आपको पता होगा कि पी नोट्स में जो है किसी का नाम नहीं लिखा होता, हम जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसको लेकर आते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो पी नोट्स की तरह है, बट पी नोट्स नहीं है, पी नोट्स अलग है। जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए लाते हैं उसे कोई भी परचेज कर सकता है, ठीक है, वो एक अलग चीज है, वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, ये डोनेशन के पर्पज से। तो दोनों बातों में अंतर है। ये भी बता चुका हूं मैं आपको, ये क्या होता है, इंटरेस्ट फ्री होता है। इसे कौन परचेज कर सकता है, कोई भी इंडिया का सिटीजन या कोई भी जो है कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हो, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। और जो भी परचेज करेगा उसको बैंक के पास जाकर अपना केवाईसी नॉर्म फुलफिल करना पड़ेगा। केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जाने, ठीक है, ताकि उसमें सारी डिटेल हो। बाय मेकिंग पेमेंट फ्रॉम अ बैंक अकाउंट, और आपको पेमेंट भी जो है क्या करना पड़ेगा, अपने बैंक अकाउंट से करना होगा। ऐसा क्यों, ताकि ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जा सके। इसका लाइफ स्पैन क्या है, इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 15 दिनों का है। परचेज के 15 दिनों के अंदर ही जो है इसको किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना होगा और पॉलिटिकल पार्टी को अपने अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, ये बेकार हो जाएगा। कैन बी यूज्ड, ये क्या है आपका, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू ही यूज किया जाएगा, किसी और के थ्रू यूज नहीं किया जाएगा। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, जो क्या हो, रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी कौन होती है, जिसके पास लास्ट लोकसभा में कम से कम उसको जो है, ठीक है, 1% वोट मिला हो, ठीक है। तो वही, ये नहीं कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे दोगे, चाहे वो एरी गैरी नत्थु खैर, किसी को दे सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी टॉम डिक हैरी को जो है हम नहीं दे सकते, ये जो है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को ही दे सकते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना है। और ये जो है सिर्फ 10 दिनों का एक आपका विंडो खुलता है, ठीक है। कब खुलता है, जैन के मंथ में,
अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। तो यानी कि हर क्वार्टर पे जो है ये आपका विंडो ओपन होता है और आप अपना परचेज कर सकते हैं, और 10 दिन के लिए ही होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये कितने रुपए का होता है? तो ये 1000 रुपीज का भी बॉन्ड हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, ठीक है, 1 लाख का हो सकता है, 10 लाख का हो सकता है, 1 करोड़ का। तो इस तरह का आप खरीद कर सकते हैं। और कहां से खरीद सकते हैं? मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि SBI बैंक से ही, और उसके कोई स्पेसिफाइड ब्रांच से, यानी कि हर ब्रांच से नहीं, ठीक है, कुछ ही ब्रांच में इसकी बिक्री होती है, तो वहीं से आप इसको परचेज कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है इसका? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये जो है, वही इसका जो है क्या नाम है, क्रिटिसिज्म भी है, वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी, यानी कि इसमें जो है वो पारदर्शिता लाने के लिए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया है। ठीक है जी, ताकि काले धन के मैकेनिज्म को हम क्या कर सके, खत्म कर सकें, और डोनेशन जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ आए, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया है। ठीक है जी, कौन कितना कर सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो ये कि एक कंपनी जो है वो जितना मर्जी चाहे उतना जो है वो डोनेशन दे सकती है। ठीक है, और उसके ऊपर कोई कैप नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इसमें जो दिक्कत क्या है कि इसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता। यही अगेन इसका बेनिफिट है, यही इसका जो क्रिटिसिज्म है। बेनिफिट क्यों है? क्योंकि जैसे आपको पता है डेमोक्रेसी में हम जब किसी को वोट देते हैं तो सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोट देते हैं, गुप्त मतदान होता है, ताकि जो है किसी को कोई शत्रुता ना हो जाए, मनमुटाव ना हो जाए कि तुमने मुझे वोट दिया, तुमने मुझे वोट नहीं दिया, तो ऐसा कोई सिस्टम ना हो। तो इसी तरीके से डोनेशन में है कि मान लो कि एक्स कोई कंपनी है, वो जो है क्या करती है, ए पार्टी को वोट डोनेशन देती है, ठीक है, तो बी पार्टी तो नाराज हो जाएगी। तो इसलिए जो है किसी को भी नहीं पता चलेगा किसने जो है डोनेशन दिया, किसने डोनेशन नहीं दिया। ठीक है, तो ये इसलिए लाया गया है। इसका काम क्या है? कैश सिस्टम को खत्म करके जो है क्लीन मनी को लेकर आना, ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, और इसका जो है कोई ट्रेड ना कर सके, कोई पैरेलल इकोनॉमी के रूप में ना चला सके, इसीलिए इसमें 15 डेज की जो है इसमें लिमिटेशन लगा दी गई है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं इसके। ठीक है, अब जरा देखें इसके आर्गुमेंट, इसके अगेंस्ट में क्या जाते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में नहीं पता। दूसरा, नेट प्रॉफिट का कौन कितना डोनेशन दे सकता है, इसके ऊपर भी कोई कैप नहीं है। तो ये भी इसकी जो है क्रिटिसिज्म है, राइट, कि भाई कोई अगर लॉस में भी जा रहा है, वो क्या करेगी, किसी भी कोई कंपनी जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर देगी, वो डोनेशन देती रहेगी। ठीक है, और खासतौर से कोई शेल कंपनी हो जो नकली फर्जी कंपनी के थ्रू भी आप दे सकते हो, तो ये बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है जी, फिर इसके ऊपर RTI अप्लाई नहीं होता इलेक्टोरल बॉन्ड पर, कि जनता को पता ही नहीं चलेगा कि पर्दे के पीछे क्या गेम हो गया। ठीक है, क्या खेल हो गया, ये पता ही नहीं चलेगा। ये सबसे और इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, ये इसके अगेंस्ट जाती है। ठीक है, लेकिन रूलिंग पार्टी को सब पता होता है किसने जो है डोनेट किया। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें नाम तो लिखा नहीं होता, तो फिर रूलिंग पार्टी को कैसे पता चलेगा? जो रूलिंग पार्टी को इसलिए पता चलेगा कि बैंक के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, और बैंक किसके अंडर है? गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, गवर्नमेंट पर कंट्रोल किसका है? रूलिंग पार्टी का है। तो रूलिंग पार्टी को पता लग जाता है कि जी किसने हमें डोनेशन दिया है। ठीक है जी, अच्छे, इनकम टैक्स एक्ट में जो है कुछ चेंजेस लाए गए, और बताया गया कि जो मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो इनकम होती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये भी बड़ी कमाल की चीज है, देखो। ठीक है, तो इससे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, राइट। फिर इसमें और क्या दिक्कत है, तो मैंने आपको पहले ही बताया आपको, वो ये कि इसके जो डाटा है किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। तो बात हुई थी ट्रांसपेरेंसी की, और फिर सब कुछ गुपचुप हो रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी दिक्कत है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सोचा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है हर पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा, लेकिन जब निकल कर आया तो पता चल रहा है कि मैक्सिमम डोनेशन रूलिंग पार्टी को ही जा रही है। तो फिर देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन नहीं मिलेंगे तो वो इलेक्शन कैसे ढंग से लड़ेंगे, और जब वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे तो फिर वो जीतेंगे ही नहीं, तो वो रूलिंग पार्टी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके से रूलिंग पार्टी जो है वो हमेशा पावर पर जो है उसका कब्जा रहेगा। ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम इलेक्शन करवाते हैं, अगर कोई पार्टी जो है या गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं करती है तो उसको हटाने की व्यवस्था होती है। लेकिन इस सिस्टम के थ्रू तो वो हमेशा के लिए जो है क्या हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। तो मजा नहीं आया। जरा देखें इनके ऊपर क्या चार्जेस लगाए गए कि भाई आप जो है क्या करते हैं, एनोनिमिटी जो है ऑफ बायर्स की जो कि व्यवस्था इसमें है कि पता ही नहीं चलता किसने जो है खरीदा।
तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, हमने बैंक में बाकायदा केवाईसी करवाया, जो भी बायर जो होता है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है क्या, कि मान लो कि एक्स बंदे ने जो है वो परचेज किया, लेकिन वो वाई पर्सन को जो है क्या कर दे, मतलब कि दे दे, और फिर वाई पर्सन जो है अपनी मर्जी से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे, तो बताओ कैसे पता चलेगा कि किसने परचेज किया? तो हो गई ना दिक्कत। अगेन फिर कॉर्पोरेट हाउसेज जो हैं वो क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को फाइनेंस कर सकती हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ी दिक्कत है कि कौन सी कॉर्पोरेट हाउस किसको फाइनेंस कर रहा है। तो कह रहे हैं कि भाई, ये कह रहे हैं कि इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट का ही कहना है। क्यों? क्योंकि केवाईसी फुल होता है, ठीक है, केवाईसी नॉर्म्स को पूरा किया जाता है। कि गवर्नमेंट की कंपनी भी हमारे जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के क्या कर सकती है, हमारे इलेक्शन में जो है डिंग डोंग कर सकती है, मतलब उसमें अपना इंपैक्ट डाल सकती है। तो फॉरेन कंपनी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदकर हमारे इलेक्शंस को जो है क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो ये भी बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी, सिर्फ वही परचेज कर सकता है जो इंडियन हो या जो इंडिया में जो स्टैब्लिश कंपनी हो। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस आर्गुमेंट को आप कैसे लोगे आप, ठीक है। वो ये कि कितनी शेल कंपनियां होती हैं, उसके थ्रू जो है ये काम बहुत आराम से कराया जा सकता है। अब आपने अगर देखा हो कि लास्ट इलेक्शन जो कि यूएस में हुए थे, तो उसमें यह कहा गया कि ट्रंप जो इलेक्शन जीते उसमें अब रशिया ने जो है काफी इन्फ्लुएंस किया उस इलेक्शन प्रोसेस को। तो जब अमेरिका जैसे इतने सुपर पावर कंट्री का इलेक्शन इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है, तो सोचिए इंडिया का क्या होगा। एनीवे, ये कह रहे हैं कि बॉन्ड जो है वो बॉट विद व्हाइट मनी कैन बी रीपर्चेज विद ब्लैक मनी, वो तो मैंने आपको बताया था। तो ये कह रहे हैं कि बॉन्ड ट्रेडेबल नहीं है। भाई ट्रेडेबल तो नहीं है, लेकिन कोई किसी को दे तो सकता है, वो परचेज करके ना दे लेकिन दे तो सकता है, तो ट्रांसफरेबल तो है। तो वो उसकी बात नहीं हुई है। तो थोड़ा सा जो है अभी इसके ऊपर हमें और काम करना है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जितना ट्रांसपेरेंट होगा, जितना एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए उतना अच्छा होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन है, इसको जरा बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आपके पास जो है 10 सेकंड का टाइम है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो है डी है। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि रजिस्टर्ड पार्टी को ही मिलते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल इसको बाय कर सकता है, ये बता चुका हूं। सिंगल भी कर सकता है, जॉइंटली भी कर सकता है, ठीक है, अदर इंडिविजुअल किसी भी के साथ कर सकता है, राइट, ठीक है। और फिर ये जो है आपका इंडियन सिटीजन भी कर सकता है, या कोई भी इनकॉर्पोरेशन जो है जो इंडिया में स्टैब्लिश है वो कर सकती है। तो सारी बातें सही हैं। अब बताएं सेकंड का आंसर। तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, नीदर वन नॉट टू। क्यों? क्योंकि दोनों करेक्ट हैं। इसने पूछा कि नॉट करेक्ट बताना है, तो नॉट करेक्ट कोई है ही नहीं इसमें, क्योंकि दोनों सही हैं। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है जी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स से जो है एग्जेम्प्टेड होते हैं, देने वाले भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी, और जो डोनेशन दे रहे हैं वो भी, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है आपने। अब एक अगली न्यूज है, वो ये, यूनेस्को ने जो है लिवरपूल से उसका वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस ले लिया है, ठीक है जी। 2004 में उन्होंने दिया था, लेकिन वहां पर जो है उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाए, जिससे जो है वहां की जो ओरिजिनलिटी जो है वो क्या हो गया है, कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो इसलिए यूनेस्को ने क्या कर लिया, लिवरपूल से उसका स्टेटस ले लिया। लिवरपूल कहां पर है, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में आप यहां देख सकते हैं, तो ये आपका जो है पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी कौन सा, बंदरगाह वाला शहर, ठीक है जी। जरा देखें, लिवरपूल आपका मैं पहले बता चुका हूं इंग्लैंड में है, यह भी बता चुका हूं पोर्ट सिटी है, ठीक है जी। लेकिन ये जो पोर्ट सिटी जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये बहुत बड़ा विटनेस रहा है, बहुत बड़ा गवाह रहा है, राइट। और 18th सेंचुरी से जो है ये इसकी आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, ठीक है। और इसने जो है जो रोल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में प्ले किया उसके लिए जाना जाता है। लिवरपूल का एक आपका फुटबॉल क्लब भी है, ठीक है। जो फुटबॉल के दीवाने हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। क्यों डीलिस्टिंग कर दिया इसका, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर कई नई बिल्डिंग बन गई, जैसे फुटबॉल स्टेडियम बन गया, इससे कह रहे हैं कि इसकी सुंदरता कम हो गई है, समझे नहीं समझे। इसके अलावा इसके हेरिटेज वैल्यू भी जो है, जो वहां पर डेवलपमेंट वर्क हुए हैं उससे कम हो गए। ये आपका 2004 की फोटो है और ये 2020 की फोटो है। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह के चेंजेस जो हैं लिवरपूल शहर में देखने को मिल रहा है। और भी क्या आपको लगता है कि लिवरपूल क्यों हटाया गया? नहीं, दो और ऐसे साइट्स हैं पहले भी जिनको हटाया गया। इसमें कौन सा है? द अरेबियन, ठीक है, ऑरिक सेंचुरी, ठीक है। अरेबियन के नाम पे मत जाना क्योंकि ये कहां पर है, ओमान में है,
कहीं सोचो सऊदी अरेबिया में, नहीं, ओमान में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बहुत शिकार हो रहा था, जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस वगैरह काफ़ी मतलब कि कंस्ट्रक्शन वगैरह होंगे, जिससे कि जो वहाँ पर क्या है नेचुरल जो जीव जंतु हैं उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी, नेचुरल बींग्स को काफ़ी दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो इसलिए क्या किया, उनका स्टेटस छीन लिया। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका ड्रेसडेन एल्बे वैली। ये कहाँ पर है? जर्मनी में है। ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर जो है 4 लेन मोटरवे ब्रिज बनाया गया रिवर के ऊपर। तो कहा कि भाई ये कॉम्प्रोमाइज हो गया। ये आप एल्वे रिवर देख सकते हो, ये इसका जो है वैली है, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका ओमान है, ठीक है, यहाँ ये सेंचुरी है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसी एरिया में आपका ये सेंचुरी था और इस एरिया में जो है ये आपकी रिवर वैली थी। यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया, इसकी ओरिजिनल, इसकी फंडामेंटल वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज किया, इसलिए इसे डिलिस्टिंग कर दी गई। ये काम कौन करता है? यूनेस्को करता है। यूनेस्को क्या है? यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, क्या करती है ये? कल्चर, साइंस, एजुकेशन के फील्ड में जो है पीसफुल इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो, इसका जो एंश्योर करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस। ठीक है, 193 मेंबर्स हैं इसके और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। यूनेस्को में कुछ चीजें बड़ी ध्यान देने की है, जरा मैं यहां पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनेस्को यूएन का पार्ट बताया आपको, उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। लेकिन कमाल की बात है कि 3 ऐसे यूनेस्को के मेंबर हैं जो यूनेस्को के तो मेंबर हैं लेकिन यूएन के मेंबर नहीं है। जैसे कि कुक आइलैंड, आपका नियो, पैलेस्टाइन, ये क्या है? ये जो है यूनेस्को के मेंबर हैं लेकिन यूएन के मेंबर नहीं है। और ऐसे ही 3 ऐसे भी मेंबर हैं जो यूएन के मेंबर हैं बट यूनेस्को के नहीं है, जैसे कि इजराइल, जैसे कि आपका लिechtenstein और आपका जो है यूएसए। राइट, क्लियर है? तो ये बड़ी कमाल की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका ध्यान रखेंगे। यूपीएससी कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडिया में भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ठीक है, आपको कितने? 38 है जी। 30 जो है कल्चरल आपके प्रॉपर्टी वाले साइट्स हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे कोई आर्कियोलॉजिकल साइट हो, मोन्यूमेंटल स्कल्पचर हो, पेंटिंग हो, टाउन हो, इस तरह की चीजें इसमें आती हैं। 7 क्या आपके नेचुरल जो है आपके साइट्स हैं, ठीक है, जो आपके नेचर से जुड़े हुए हों, राइट। जैसे कि इसमें आपका क्या आ जाता है? इसमें जो है आपका काजीरंगा आ जाता है, नहीं, काजीरंगा नेशनल पार्क वगैरह आ जाते हैं, मानस लाइफ सेंचुरी, तो ये सारी चीज़ आ जाती हैं। इसके अलावा एक मिक्स्ड है, ठीक है, वो आपको याद हो कंचनजंगा के बारे में मैंने बताया था कि इसमें नेचुरल और कल्चर दोनों वैल्यू उसकी। और लास्ट जो इसमें लिस्ट में एंट्री हुई थी वो जयपुर सिटी की हुई थी, जो कि राजस्थान में है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? ए। क्यों? अभी आपको बताया मैंने अरेबियन ऑर्स के बारे में, ठीक है, एल्बे वैली के बारे में बताया, लिवरपूल सिटी के बारे में। लेकिन जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट से इसको निकाले नहीं गया, बल्कि बताया गया भाई इसको काफी खतरा है, काफी डेंजर है। ये मैंने आपको बताया था अपनी पिछले वीडियो में। तो आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 होगा। अब आपके लिए सवाल जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, राइट। तो ये आपके सामने पेयर है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। मिक्स साइट इंडिया में कंचनजंगा नेशनल पार्क, कल्चरल साइट के लिए रानी की बाव, ठीक है, और नेचुरल साइट के लिए द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क दे रखा है। आपको बताना है कि ये पेयर करेक्टली मैच है कि नहीं है। आंसर इसका क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करें। बच्चों को क्या दिक्कत आती है कि सर हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप जो है अपनी जीमेल की आईडी खोलकर जो है अगर आप यूट्यूब को देखते हैं हमारे उसको वीडियो को, तब आप जो है आराम से उसमें अपना आंसर जो है दर्ज करवा सकते हैं। तो ध्यान रखें, अपने जो है लॉगिन करके करें। प्यारे बच्चों, बिना प्रैक्टिस के कोई भी एग्जाम पास नहीं होता। तो इसीलिए नालंदा आईएएस एकेडमी आपके सामने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेकर आया है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है जैसे कि गेम में होता है कि पहले आप लेवल 1 होता है, फिर लेवल 2 होता है, फिर लेवल 3 होता है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, पहले इजी क्वेश्चन वाला टेस्ट पूछते हैं, फिर आपका मीडियम या इंटरमीडिएट लेवल वाला क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आपसे एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप जो है धीरे धीरे जो है आपकी क्या होती है एबिलिटी, आपके स्किल, आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है और आपके एग्जाम में पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस हम जो है क्या करते हैं, रिवीजन स्ट्रेटेजी में बिलीव करते हैं। एक टॉपिक का टेस्ट दिया, जब हम एक टॉपिक का टेस्ट देते हैं, ठीक है, तो हमें लगता है कि अगर दोबारा इसका टेस्ट हो जाए तो हम और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हम एक गलती करते हैं, हम क्या करते हैं, बिना उसको एनालाइज किए दूसरे टॉपिक पर कूद पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती। तो नालंदा इस बात को समझता है, इसीलिए आपको 1+1 स्ट्रेटेजी के तहत आपको जो है क्या करता है, टेस्ट की तैयारी करवाता है। तो अगर आप इस तरीके से टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो 120+ मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप इस तरह के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, डेमो टेस्ट जो है आप पहले लें, ठीक है। इसके लिए आप इन नंबर पे फोन करें, आपको डेमो टेस्ट मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखें। और ये पूरा यूपीएससी पर जो है बेस्ड फुल फ्लेज टेस्ट होगा,
ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। दूसरे क्या है, आरपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इस बार बम्पर वैकेंसी निकली है 988। कौन दे सकता है? कोई भी जो ग्रेजुएट स्टूडेंट दे सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो हैं इसकी टेस्ट सीरीज भी और इसकी ऑनलाइन क्लास भी जो है नालंदा के साथ ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप हमें इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो इसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, टेस्ट कितने? 50 टेस्ट हैं, तो काफ़ी दे सकते हैं आप। ठीक है जी, आई होप आपको हमारा जो ये वीडियो है पसंद आया होगा। और अगर आप इस वीडियो की जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखें, टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन उस बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो प्लीज इसे लाइक करें, शर्माएं नहीं, अच्छे से लाइक करें। डेमोक्रेसी में एक्सप्रेस करना जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इससे सपोर्ट होता है। आपकी सपोर्ट की हमें काफी जरूरत है। और इस चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर आप क्या करें? अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, स्टेटस पे डालें। इससे क्या होगा कि इससे उनको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो भी सब्सक्राइब कर पाएंगे और उनको भी टाइम टू टाइम उनकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, राइट? तो आई होप आपको सब कुछ पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।